क्या आप महिला हैं और आपकी सांस फूल रही है? क्या आपको चिड़चिड़ापन लगता है? क्या आपकी स्किन पेल हो रही है? क्या आपके बाल झड़ रहे हैं? बाल झड़ना किस खान पान की कमी से हो सकता है? कभी सोचा है आपने? आपकी सांस फूलने लगती है, चिड़चिड़ापन होता है, किस वजह से हो सकता है? यह खून में आयरन की कमी से हो सकता है। अगर आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, 15 से 40 साल की उम्र में हैं और साथ में पीरियड्स हैवी हो रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये शायद इसी वजह से हो रहा है कि आपके अंदर खून की कमी है। क्या आपको पता है कि आपके अंदर खून की कमी या आयरन की कमी आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए खतरा साबित हो सकती है? क्या आप चाहते हैं कि आपका होने वाला बच्चा हेल्दी और फिट हो, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा हो, उसका बर्थ वेट अच्छा हो, वो IUGR ना हो, वो लो बर्थ वेट ना हो, और उसका जो ब्रेन और जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हो वो बहुत अच्छा हो, सो दैट वो फ्यूचर में एक बहुत इंटेलिजेंट और हाई परफॉर्मिंग बच्चा बन सके अपने स्कूल में और कॉलेज में। भगवत गीता चैप्टर 6 श्लोक 17 में 2 शब्द आते हैं, युक्तहारा विहारस्य, जिसका मतलब है रेगुलेटेड ईटिंग। और आज हम 21st सेंचुरी में बात करें, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं UN ने दिए हैं, 2.2 में है अनीमिया फ्री वर्ल्ड। मैं पिछले 1 साल से बहुत प्रॉब्लम में थी। अक्सर छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन होता था, सांस फूलती थी काम करते करते, और पीरियड्स भी हैवी होने लगे थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, पीरियड्स के टाइम पे मैं कई बार फेंट भी हुई हूँ रात को। अच्छा, मुझे ये सब नॉर्मल लगता था कि नंबर 1 मे बी मेरी उम्र बढ़ रही है, इस वजह से थकान जल्दी आ जाती है। पीरियड्स के लिए भी टाइम क्लोज टू मेनोपॉज आ रहा है, तो मुझे लगता था मे बी हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है। तीसरा जो चिड़चिड़ापन था, मुझे लगता था कि मेरा बिहेवियर ही इतना अजीब है कि मुझसे सब लोग परेशान रहते हैं दुनिया में। कई बार तो मैंने सोचा आखिर मैं इस दुनिया में हूँ तो क्यों हूँ। बट देन मेरे हस्बैंड ब्लड टेस्ट करा रहे थे, उन्होंने कहा कि तुम भी करा लो। मैंने इंसिडेंटली अपना ब्लड टेस्ट कराया और हीमोग्लोबिन 6 आया। सोचिए, जब मेरा 12.5 से सीधे 6 ड्रॉप हुआ, तब मुझे सबसे बड़ा धक्का लगा एंड समझ में आया कि पिछले 1 साल में मेरे अंदर जो बिहेवियरल चेंजेस हुए वो क्यों हुए। लोग परेशान थे मेरे आसपास के, आखिर मैं भी परेशान थी। लेकिन मैं फेलिक्स हॉस्पिटल आई, फिर अपनी IV इंजेक्शन लिया एंड अपनी आयरन सप्लीमेंट्स और विटामिन C सप्लीमेंट फिर से शुरू किया, और अब मुझे इतना बेटर फील हो रहा है सही में। अब एक बात मैं जो हमेशा मानती थी ना, वो सच साबित भी हो गई कि खुद खुश रहोगे, खुद स्वस्थ रहोगे, तभी हम दूसरों का ध्यान रख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर DK गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज हमारे साथ फिलिक्स टॉक में हैं डॉक्टर अंकिता राज। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंकिता राज एक समाज सेवी हैं, बहुत सारा समाज के लिए सेवा कर रही हैं। प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, ऑथर हैं सीरियल बुक्स की, बहुत सारी पेरेंटिंग पे इन्होंने बुक्स लिखी हैं। इसके अलावा बहुत सारे अन्य टॉपिक्स पे बुक्स लिखी हैं। मैडम एक अच्छी शिक्षाविद हैं, साथ में स्पीकर हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से बोलती हैं, बहुत बड़ी इंस्पायरिंग स्पीकर हैं, मोटिवेटिंग स्पीकर हैं, और हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। और मैम जो सबसे इम्पोर्टेंट परिचय है, बच्चों के लिए, खास करके जो लड़कियां हैं, छोटे एडोलसेंट गर्ल्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं। उनके लिए सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन पे काम कर रही हैं मैडम। और मैडम जो वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन, एक आकांक्षा समिति है, उसके साथ मिलके फ्री ऑफ कॉस्ट गौतम बुद्ध नगर जिले की जितनी बच्चियां हैं उन सब के लिए एक मुहिम चलाई हुई है, उन सबके वैक्सीनेशन के लिए काम कर रही हैं। और जो गौतम बुद्ध नगर है वैक्सीनेशन में कहीं ना कहीं टॉप डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मैडम के जो पति देव हैं, उनका नाम IAS श्री मनीष वर्मा जी है, वो हमारे यहाँ के जिलाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। और सर भी और मैडम दोनों कंधे से कंधा मिला के अपने रोल को बखूबी समझते हुए गौतम बुद्ध नगर की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका आने के लिए हम आभारी हैं। आज हम चर्चा करेंगे मैडम के साथ एनीमिया पे, क्योंकि मैडम को सडनली अभी डायग्नोस हुआ कि मैडम का खून कम था, हीमोग्लोबिन कम था। डिस्पाइट दैट पिछले 1 साल से 1.25 साल से वो सारे सामाजिक कार्यों में, सारे अपने जितने भी
उनके प्रोफेशनल कार्य हैं उनमें बखूबी काम कर रही थी, फुल शिद्दत से काम कर रही थी, बहुत सारे सिम्टम्स को इग्नोर कर रही थी। और सडनली जब उनको पता लगा कि उनको एनीमिया है, और जब उनको ये पता लगा कि एनीमिया एक बहुत बड़ी समस्या है, हेल्थ समस्या है भारतवर्ष में, हमारे देश की 50% महिलाएं और उससे ज़्यादा महिलाएं एनीमिक हैं, तो मैडम ने एक बीड़ा उठाया कि हम इस पर अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, एजुकेशन प्रोग्राम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, सो दैट हम सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करेंगे, साथ में एनीमिया को भी प्रिवेंट करेंगे। तो मैडम अभी कुछ किसी वजह से आपको फिलिक्स हॉस्पिटल आना पड़ा, तो मैं जानना चाहूँगा कि फिलिक्स हॉस्पिटल आने पे आपको क्या डायग्नोसिस थी, क्या समस्या थी, और उस पर क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, सो दैट लोगों को पता लगे कि हम सब पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और इग्नोर करने के बाद प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर उसका इलाज कराना पड़ता है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 1 साल से हो रहा है कि मैं फर्स्ट फ्लोर तक भी चढ़ती थी, सांस फूलने लगती थी। एंड घर पे छोटी छोटी चीज़ें होती थी, हस्बैंड कुछ बोल रहे हैं, बच्चे कुछ बोल रहे हैं, तो इरिटेशन सा होता था, बहुत कॉमन होने लगा। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं डिप्रेशन में हूँ और मेरे अंदर एक्चुअली मेरा मेंटल स्टेट अजीब है, खुद पे डाउट्स होने लगे। बट देन एक दिन की बात है, अभी 3-4 दिन पहले मेरे हस्बैंड अपना ब्लड टेस्ट करा रहे थे, रैंडमली मैं भी चली गई ब्लड टेस्ट कराने, और उसमें मेरा हीमोग्लोबिन 6 आया। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लेडीज़ सबका ध्यान रखने में इतनी बिजी हो जाती हैं कि कभी कभी खुद का इग्नोर कर देती हैं। अगर हम अपना खान पान अच्छे से खाएं, अपना ध्यान रखें, तो काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो इसीलिए आज आप और मैं साथ बैठे हैं कि छोटी छोटी समस्याएं हैं, इनको सुलझाया कैसे जा सकता है, और हम लाइफस्टाइल में अपने थोड़े से चेंजेस ले आएँ तो लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। तो मैं इसी पे आपसे एक अगला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैम, कि जब पता लगा आपको 6 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन है, तो पहला आपका रिएक्शन क्या था, फिर आप फिलिक्स हॉस्पिटल आए, फिर आपको डॉक्टर ने क्या सलाह दी, क्या इलाज मिला, और किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा उस इलाज में, वो कुछ बताना चाहेंगी मैम? नहीं, फिलिक्स हॉस्पिटल फर्स्टली टीम बहुत अच्छी है। मैं यहाँ आई, गेट से हॉस्पिटल तक ले जाने में, डॉक्टर से कंसल्ट करने में मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। इनफैक्ट द नर्स इज़ वेरी गुड, जिन्होंने मुझे 3 दिन तक आईवी डोसेज दिया। शी टुक वेरी गुड केयर ऑफ मी, अच्छे से ध्यान रखा कि पेन हो रहा है, स्वेलिंग है कि नहीं है, अगर इशू हो तो मुझे बटन दबा के बुला लीजिएगा। तो ओवरऑल हैप्पी कस्टमर, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। आईवी डोज क्या थी उसके बारे में कुछ बताएंगे कि लोगों को अगर एनीमिया है और 6 ग्राम हीमोग्लोबिन है, इट मीन सीवियर एनीमिया है, तो ऐसे केस में एक्चुअली इलाज क्या ओरल टेबलेट से काम चल सकता है, या खाली न्यूट्रिशन से काम चल सकता है, या आईवी डोज में ऐसा क्या दिया गया जिससे डॉक्टर ने आपको बताया कि अगर नहीं दोगे तो दिक्कत हो सकती है? बिलो 7 अगर आपका हीमोग्लोबिन हो जाए तो बहुत ही डेंजरस है। ये बात मैंने भी रियलाइज़ नहीं की थी। इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगी, इतनी पढ़ी लिखी महिला होते हुए अगर मैंने खुद को इग्नोर कर दिया, तो दुनिया की मेरी कितनी बहनें होंगी, कितनी सारी विमेन होंगी जो खुद को इग्नोर करती हैं। इंडिया की आधी पॉपुलेशन महिलाएं हैं। तो हम अच्छे से आयरन रिच खाना नहीं खाते, विटामिन B12 रिच फूड नहीं लेते, और फॉलिक एसिड फूड नहीं खाते, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और आईवी एक लिक्विड आयरन डोसेज है जो सलाइन वाटर में मिक्स करके सीधे आपके ब्लड में दिया जाता है। मतलब मुझे इतनी छोटी सी बात पता चली अभी ये प्रॉब्लम होने के बाद कि आयरन खाने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद टी कॉफ़ी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए थी, जो मैंने बचपन से आज तक कभी सोचा ही नहीं था। तो आपको आयरन और जो एनीमिया है उसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में काफ़ी जानकारी हो गई मैम, थैंक यू सो मच। मैं फिर आपसे यही पूछूंगा, जैसे आपने बोला कि आधी आबादी जो है हमारी महिलाएं हैं, बिल्कुल सही बात है। एक और बड़ा सच है जो आप सबको बताना चाहिए कि आधी जो महिलाएं हैं जो हमारी आबादी में, उन आधी महिलाओं में से आधी से अधिक एनीमिक है, मतलब 50% ज़्यादा ऐसी महिलाएं हैं जिनको खून की कमी है। अगर बात करते हैं प्रेगनेंसी की, तो ये नंबर 53% के आसपास है। एक नेशनल हेल्थ सर्वे हुआ है मैम, उसमें देखा गया है कि 50% से ऊपर महिलाएं जो हैं वो एनीमिक हैं, और प्रेगनेंसी में नंबर 52-53% तक है। और सबसे बड़ी जो बात बताऊँगा आपको कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं वो भी 58-59% तक एनीमिक है, मतलब जो 12 साल से लेके 19 साल तक की जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो भी एनीमिक हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। और इसमें एक बात और बताऊंगा, हम सबको लगता है हमारे बच्चे बड़े हेल्दी हैं, छोटे बच्चे रहते हैं 5 साल से कम, नॉर्मली उन पर ध्यान नहीं देते। छोटे बच्चों में भी जो डाटा निकल के आया वो चौंकाने वाला है कि 6 मंथ टू 59 मंथ, मतलब 6 महीने से लेके 5 साल तक के जो बच्चे हैं वो 67% एनीमिक है, उनके अंदर खून की कमी है। तो ये ऐसा डाटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम सबको मिलकर काम करना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें सबको एक मैसेज स्प्रेड करना है कि एनीमिया मुक्त भारत बनाना है। अभी मैं रिसेंटली गायनेकोलॉजिस्ट से मिली तो एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर कराना है मुझे, बट उन्होंने कहा कि अभी हम नहीं कर सकते, हम 1 महीने बाद करेंगे। और मैंने पूछा क्यों मैम, मुझे आखिर इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आप डिले क्यों कर रहे हैं? एंड डॉक्टर कहती हैं कि 1 महीने बाद आपका हीमोग्लोबिन थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम कि जब भी कोई सर्जरी या कोई प्रोसीजर करना होता है जिसमें थोड़ा सा ब्लड लॉस होता है तो हम उन्हीं व्यक्ति में करते हैं जिनका हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर, जो गाइडलाइंस है 10 से ऊपर हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तभी सर्जरी हम अलाउ करते हैं। तो अगर 10 से कम अगर किसी का हीमोग्लोबिन है तो अगर इमरजेंसी में कोई सर्जरी करनी पड़ेगी, इवन डिलीवरी भी एक सर्जरी की तरह होती है कई बार, उसमें भी ब्लड लॉस की बहुत संभावना रहती है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, उससे पहले भी हमें खून बढ़ाना पड़ता है। मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। क्या आपको कुछ, अगर हम डिस्कस करते हैं कि जो हमने बात की कि आधी आबादी जो महिलाओं की है, उस आधी आबादी में आधी से ज़्यादा जो है वो एनीमिक है, उनके अंदर खून की कमी है, तो कोई ऐसा क्या कारण जो आपको डॉक्टर ने बताए हो कि भाई इन कारणों की वजह से महिलाओं में एनीमिया ज़्यादा कॉमन है? आयरन का अब्जॉर्प्शन विटामिन सी से होता है, जो कि कई सारी औरतों को पता ही नहीं है ये बात। विटामिन सी जैसे कि हम नींबू लें, ऑरेंज फ्रूट खाएं, आंवला खाएं, खट्टा खाना जो होता है वो लेना चाहिए, इससे आयरन। बिल्कुल। तो जो जैसा मैम ने बताया कि जो आयरन का अब्जॉर्प्शन है वो नॉर्मली बढ़ जाता है अगर आप कोई सिट्रस फूड लें जो विटामिन सी युक्त है। साथ में और जो मेन कारण जो बताए गए हैं, डॉक्टर्स बताते हैं, हम सब बताते हैं, वो है कि पहला कारण कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होना, स्पेशली आयरन की। तो जो एनीमिया महिलाओं में होता है उसमें 50% ज़्यादा जो कारण है, मैक्सिमम जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो आयरन डिफिशिएंसी, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है। उसके अलावा विटामिन B12 है, फोलेट है, या प्रोटीन की डाइट कम होना प्रोटीन में, तो अगर आपका मल न्यूट्रिशन है तो भी आयरन, आपको एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा महिलाओं में इसलिए भी एनीमिया कॉमन है कि बिकॉज जो पीरियड्स होते हैं कई बार हैवी ब्लीडिंग्स होती हैं, उनको पता नहीं होता है, लॉन्ग पीरियड्स चल रहे हैं, स्पॉटिंग हो रही है या क्लॉटिंग्स आ रही हैं, तो उसकी वजह से भी एनीमिया की संभावना बढ़ जाती है। खास करके रूरल एरिया में देखा गया, इवन अर्बन में भी ऐसी महिलाएं जिनको मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो रही हैं विदाउट एनी कंजुगेट बड़ा गैप से, कि आपने 2-3 साल से कम गैप दिया और लगातार 1 by 2, 3, 4 प्रेगनेंसी हो गई, हर प्रेगनेंसी में भी काफ़ी ब्लड लॉस होता है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है एनीमिया का। तो ये मुख्य कारण जो मैंने बताया कि पहला कारण है कि आयरन डिफिशिएंसी, दूसरा है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, तीसरा है न्यूट्रिशनल जिसमें प्रोटीन हो गया, चौथा है कि पीरियड्स अगर हैवी हैं, ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, पांचवा प्रेगनेंसी में भी एनीमिया बहुत कॉमन होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में आयरन की रिक्वायरमेंट और विटामिन B12 और विटामिन डी इसकी फोलेट एसिड की बढ़ जाती है। तो अगर वो आपने कंज्यूम नहीं करी, उतना एक्स्ट्रा आयरन नहीं लिया, उतना फोलेट नहीं लिया, फोलिक एसिड नहीं लिया, तो भी एनीमिया बढ़ जाता है। तो ये मुख्य कारण है एनीमिया के। राइट। जैसे केला है, केला एक ऐसा फ्रूट है जो सबको ये अफोर्ड कर सकते हैं, कोई महंगा फल नहीं है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन है, स्पेशली B12, विटामिन B12 में बहुत रिच होता है, तो खाना चाहिए। हम अक्सर केला कौन खाएगा, इग्नोर कर देते हैं, ऐसी नॉर्मल सी बात है, हंसते खाते चीज़ें अवॉइड करते रहते हैं कि सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। और आयरन जो बहुत कॉमन है एनीमिया का कारण, अगर हम आयरन रिच फूड खा लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनको खाना चाहिए। घर में खाना जो बनाते हैं वो लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो उससे भी आयरन बढ़ जाता है। जैगरी गुड़ हर जगह बहुत सस्ती मात्रा में उपलब्ध होती है, वो हम सबको लेना चाहिए। तो अगर इन सब चीज़ों का अपने डाइट में ध्यान रखते हैं, प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, जैसे हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, तो अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे अपनी डाइट में खास करके, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और विटामिन B12 फोलेट डेफिशिएंसी नहीं होगी और आयरन मतलब एनीमिया आपको नहीं होगा। गुड़ के साथ बल्कि चना खाना बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल सही करें, बच्चों को भी दे सकते हैं, गुड़ के साथ चना दे सकते हैं। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में खूब सारा आयरन होता है, वो खाना चाहिए हमको, वो हम नहीं खाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा उबाल देते हैं, उबालना कम चाहिए, ज़्यादा उबालने से भी उनके जो विटामिन हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, इवन आयरन भी चिलेट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। एक बात करते हैं बच्चों में, जैसे मैं पीडियाट्रिशियन हूँ तो मैं बताना चाहूँगा, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि आयरन जो है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
मतलब अगर आपका छोटा बच्चा है, इवन फीटस में बच्चा है, पेट में बच्चा है, गर्भाशय में बच्चा है जिसको फीटस बोलते हैं हम लोग, अगर उसको आयरन कम मिल रहा है और 6 महीने से लेके 5 साल तक आयरन अगर डिफिशिएंसी है बच्चे को हो गई है, जिसमें मैक्सिमम जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो अप टू 2 ईयर्स होता है 80%, उसका 20% 5 साल तक होता है। तो अगर ड्यूरिंग इस अंतराल मतलब अगर 0 से 2 ईयर्स में या 2 to 5 ईयर्स में अगर आयरन कम मिला तो बच्चे का ब्रेन ग्रोथ कम डेवलप होगी, ब्रेन ग्रोथ कम होगी मतलब, और साथ में जो कॉग्निटिव फंक्शन है जिसमें लर्निंग है, स्किल डेवलपमेंट है, मोटर माइलस्टोन्स हैं, सेंसरी माइलस्टोन्स हैं उसके, या कॉग्निटिव फंक्शन मेमोरी है, फोकस है, अटेंशन है, लर्निंग है, ये सारे कम हो जाएंगे और बच्चे की IQ वो कम हो जाएगी और बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कम हो जाएगी। तो छोटे बच्चे खास करके जो 6 महीने से लेकर 5 साल तक हैं उनमें भी एनीमिया मैंने बताया बहुत कॉमन है। 67% आबादी जो है बच्चों की वो कहीं ना कहीं आयरन डिफिशिएंट है, एनीमिक है। तो अगर इनमें भी हमें ध्यान रखना है तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चों में क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं नॉर्मली वो पेल हो जाते हैं और चबी भी होते हैं, तो उनको लगता है बच्चा तो हेल्दी है, हीमोग्लोबिन चेक कराते नहीं है, उनको पेल लगता है बच्चा गोरा हो गया, उनको और मदर्स को या जो पेरेंट्स हैं उनको और अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो मैंने कहा ना 67% बच्चे मतलब घर में हो सकता है 3 बच्चे उनमें 2 बच्चे आपके हो सकता है एनीमिक हो, तो वो चेक करना बहुत जरूरी है। एक अच्छे पीडियाट्रिशियन को दिखा लें कि कहीं आपका बच्चा एनीमिक तो नहीं है, अगर एनीमिक है तो उसका प्लीज़ उसका करेक्टिव स्टेप्स जो लेने हैं, ट्रीटमेंट देना वो दिला दें, अदरवाइज बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है, ग्रोथ डेवलपमेंट है वो कम होगी, बच्चा अच्छे से डेवलप नहीं करेगा। राइट। और एक बात और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, एज अ मदर बच्चों को खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे अनार, पालक, अगेन जो आयरन रिच चीज़ें हैं, तो इसमें एक हम छोटा सा चेंज ये ला सकते हैं कि बच्चों को ना गेम्स खेलना बहुत पसंद है, तो अनार से हम एक फेस बनाएं, स्माइली बनाएं, एक कंपटीशन लगाएं घर में, चारों मम्मी पापा भाई बहन सब बच्चे मिलके कि हाँ कौन कितने अनार के दाने खा लेगा। इस टाइप के छोटे छोटे गेम्स अगर खेलें हम तो इससे फूड कंजम्पशन बढ़ सकता है ना। ऑफ कोर्स आयरन सप्लीमेंट्स तो हैं ही, और दूसरा मुझे लगता है बच्चों को एजुकेशन देनी और पेरेंट्स से उनको एजुकेशन देनी बहुत ज़रूरी है, कि चूँकि पता ही नहीं हमें होता कि एनीमिया होता है एक्चुअली क्या, खून की कमी का मतलब क्या, उसका क्या इफेक्ट आएंगे। तो इस पर बताऊँगा तो मैं कि अगर किसी का हीमोग्लोबिन 11 से कम है, महिलाओं की बात कर रहा हूँ, तो वो एनीमिक है, और 11 से 7 के बीच में तो वो मॉडरेट एनीमिया है, अगर 7 से कम है तो सीवियर एनीमिया है। हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है जिससे आयरन इंटरेक्ट करता है, जिससे आयरन जुड़ता है, और इसका काम होता है जो हीमोग्लोबिन का वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारी बॉडी में, कि हर बॉडी की हमारी जो है कोशिका को, टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, वो पहुंचाना हीमोग्लोबिन का काम है। तो लंग्स के अंदर हीमोग्लोबिन की जो कैपिलरीज होती है वहाँ पे जब ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है तो ऑक्सीजन जो बाइंड करती है हीमोग्लोबिन से, और बॉडी के हर हिस्से में थ्रू आर्टरीज और कैपिलरीज के थ्रू हर बॉडी के हर हिस्से में ऑक्सीजन को पहले पहुँचाती है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही बॉडी के अंदर, जैसे आपने बताया था कि मेरी सांस फूलती थी, ठीक है, तो इसका मतलब जो जितनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थी हीमोग्लोबिन की वो कम हो गई थी, बिकॉज परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन जो था वो कम हो गया था, 6 रह गया था, 12 से आधा 50% कम हो गया था। इट मीन्स जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की थी वो कम हो गई थी। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की जो नेचुरल रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन हम सबको चाहिए, पता है हर कोशिका को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अगर वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी या कम मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो सफ़र करने लगेगा। तो जिन लोगों को एनीमिया होता है उनको सांस लेने में दिक्कत आना, सांस फूलना, चिड़चिड़ापन होना, पीलापन हो जाना, बाल झड़ना बहुत कॉमन होता है उन लोगों में, लोगों को पता नहीं था उनके बाल झड़ रहे होते हैं, या जो नेल्स हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं उसके एनीमिया के होते हैं, हीमोग्लोबिन कम होने के होते हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम्स किसी को भी दिख रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो, बच्चों में तो और डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, उनको रिकरेंट इन्फेक्शंस होने लगते हैं, बच्चा इरिटेबल हो जाता है, पैथेटिक हो जाता है, उसकी एनर्जी लो हो जाती है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिले हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर किसी बच्चे में या किसी एडल्ट महिला में है या एडोलेसेंट गर्ल में है तो मुझे लगता है ये अलार्म है, ठीक है, कि आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अपना ब्लड टेस्ट जरूर करा लें जिसमें हीमोग्लोबिन को हम चेक कर सकते हैं, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट का नाम है, या कभी कभी हम लोग छोटी लैब्स पे या बड़ी लैब्स पे सिर्फ हीमोग्लोबिन का भी टेस्ट हो जाता है, तो उसको टेस्ट करा लें। अगर वो आपका 11 से कम है तो आपको डेफिनेटली कुछ मेजर्स लेने की जरूरत है। सो डॉक्टर गुप्ता, ये प्रेग्नेंट महिलाओं को अगर अनीमिया हो तो बच्चे को क्या खतरा हो सकता है? तो मैंने जैसा बताया कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके अंदर फीटस पल रहा होता है, जो बच्चा है गर्भाशय में पल रहा होता है, उसकी अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, उसकी अपनी ग्रोथ हो रही होती है, उस ग्रोथ के लिए भी आयरन चाहिए होता है। तो अगर मदर डिफिशिएंट है आयरन में तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी।
बच्चा IUGR होगा, मतलब इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड, मतलब बच्चे का जो ग्रोथ होगी वो कम हो जाएगी ओवरऑल पूरी बॉडी की। ब्रेन छोटा होगा, हार्ट छोटा होगा, लंग छोटे होंगे, बोन्स छोटी होंगी, मसल मास कम होगा, वेट कम होगा, इवन लो बर्थ वेट बच्चे पैदा होंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया कि आयरन जो है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आयरन कम जा रहा है फिटनेस में तो ब्रेन डेवलपमेंट पे भी अफेक्ट कर सकता है, मतलब बाद में बच्चा बड़ा होगा, हो सकता है आपका कॉग्निटिव फंक्शंस के पूर हो जाएं, मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम हो, पढ़ाई में अच्छा ना हो, लर्निंग अच्छी ना हो, उसके जो माइलस्टोन्स हैं वो डिलेड हो जाएंगे, या जो उसकी परफॉर्मेंस है ओवरऑल लाइफ में वो कम हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चा अगर लो बर्थ वेट होता है या IUGR होता है तो बच्चा जब डिलीवरी होती है उस समय भी कॉम्प्लिकेशंस की संभावना बढ़ जाती है, मतलब उसमें क्या होता है बच्चे को हो सकता है सांस देर में आए, एस्फिक्सिया हो जाए, ठीक है, इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है, फीडिंग इंटॉलरेंस होती है, जॉन्डिस हो सकती है, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक आयरन जो है फॉलिक एसिड जिसका सेवन अगर प्रेग्नेंट महिला ना करे, गर्भवती महिला ना करे तो उसकी अपनी हेल्थ में तो प्रॉब्लम आएंगी, जैसे हमने डिस्कस किया, बट बच्चे पे भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सबके माध्यम से कि प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या उनको तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए भी आयरन लेना और फॉलिक एसिड लेना, और अपने बच्चे के लिए जो घर में पल रहा है उनके। मैंने ऐसे कई लर्नेड पेरेंट्स को देखा है, उन्हें लगता है कि हाँ हमें तो बहुत जानकारी है सप्लीमेंट्स की, और बच्चे को कभी भी सप्लीमेंट देना शुरू कर देते हैं। क्या ये सही है? नहीं, बच्चे को कोई सप्लीमेंट नहीं देना चाहिए। घर का जो खाना है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, घर का अगर बैलेंस डाइट मिल रही है, घर में जो बन रहा है दाल चावल, खिचड़ी दलिया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स, प्रोटीन और फैट और कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स और विटामिन में अगर सारे पोषक तत्व आपके भोजन में है तो बच्चे को अलग से कोई देने की ज़रूरत नहीं है। बट डेफिनेटली अगर उसका हीमोग्लोबिन कम निकलता है या उसकी ग्रोथ कम हो रही है या डिले हो रही है, ग्रोथ में डिले हो रहा है, तो डॉक्टर्स इंटरवेन करते हैं। डॉक्टर की सलाह अनुसार हम उनको सप्लीमेंट भी देते हैं। इवन खास के एडोलेसेंट गर्ल्स जिनको पीरियड स्टार्ट हुए होते हैं उन लड़कियों को हम लोग आयरन सप्लीमेंट रिकमेंड करने के लिए बोलते हैं। और प्रेगनेंसी में तो हम बोलते हैं मदर को कि आयरन भी लेना चाहिए और उसको फॉलिक एसिड भी लेना चाहिए। और छोटे बच्चे जिनका एनीमिक हैं उनको डेफिनेटली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि उनको आयरन देना चाहिए। और इसके अलावा जो बहुत छोटे बच्चे हैं, मतलब 0 से लेकर 1 ईयर तक के, उनको हम एक सप्लीमेंट बोलते हैं जो कंपलसरी है, जो डाइट में नहीं मिल पाता पूरा, वो है विटामिन डी। 0 to 1 ईयर तक हम विटामिन डी रिकमेंड करते हैं। बाकी अदर कोई सप्लीमेंट देना है फिर वो डॉक्टर की सलाह अनुसार ही देना है, अदरवाइज नहीं देना है। ओके। जैसे एक टर्म है मिड लाइफ क्राइसिस, वो आजकल जेनजी में काफ़ी पॉपुलर हो रखा है। पेरेंट्स जब लेट 30s या अर्ली 40s में जाते हैं तो किस एज में खासकर एजिंग लोगों को सप्लीमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए? लाइक अर्ली 20s, अर्ली 30s या अर्ली 40s? नहीं, आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर आपकी डाइट से फुलफिल हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर डाइट से फुलफिल नहीं हो रही है तो फिर आपको सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता होती है। खास करके इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति को जो अर्ली 30s में है, 35 में, उसको अपने बेसलाइन टेस्ट करा लेने चाहिए, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट्स हैं, लिपिड प्रोफाइल है, विटामिन डी है, विटामिन B12 है, आयरन प्रोफाइल है, सो दैट आपको एग्जैक्टली पता लग जाए कि आपके बॉडी में क्या क्या है और क्या संतुलित मात्रा में है, क्या कमी है, किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, किसी विटामिन की कमी है, तो उसके सप्लीमेंट फिर आपको डॉक्टर की सलाह अनुसार लेने चाहिए। ओके, तो ब्लड टेस्ट की क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो आइडियली एक बेसलाइन टेस्ट सबको करा लेना चाहिए, 20 साल से पहले करा लेना चाहिए। ओके, बेसलाइन टेस्ट। उसके बाद एटलीस्ट 1 साल में एक बार, 30 साल तक, और 30 साल से बाद डिपेंडिंग अपॉन कि कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है या नहीं है, मैं तो रिकमेंड करूँगा हर 6 महीने में आपको अपना ब्लड टेस्ट देख लेना चाहिए, सो दैट आपको पता लग जाएगा कि आपको बॉडी को अपना फिट कैसे रखना है। तो एक कहावत है इसमें बताना चाहूँगा कि मेजरमेंट चेंजेस बिहेवियर। अगर आप किसी कोई चीज़ को मेजर करते हैं तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे आपका रोज़ अपना वेट चेक करने लगो तो आपको पता लग जाएगा वेट बढ़ रहा है, घट रहा है। तो अगर बढ़ रहा होगा या नहीं घट रहा है तो आप कुछ ना कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट कर दोगे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे, वॉक करोगे या डाइट कम करना शुरू कर दोगे। तो मेजरमेंट इसी तरह से अगर ब्लड टेस्ट का भी मेजरमेंट आप टाइमली करते रहो तो पता लग जाएगा कि आपका लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या LDL बढ़ा हुआ है या ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं या HDL कम है आपका, या ब्लड शुगर हाई है आपकी, या विटामिन डी कम है, या विटामिन B12 कम है, या फोलेट कम है, या आयरन के स्टोर्स कम हो गए हैं आपके। तो अगर आपको ये पिक्चर साफ साफ दिख जाए और साथ में डॉक्टर आपको बता दे भाई ये इसकी वजह से हो रहा है, आपको ये सप्लीमेंट्स लेने हैं, ये डाइटरी मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। चूँकि हम लोग डरते रहते हैं, बहुत सारे लोग तो डरते हैं कि ब्लड टेस्ट इसलिए नहीं कराते, उनको लगता है कुछ निकल क्या जाएगा। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिवेंशन कर सकते हो, अगर दूसरा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। राइट।
तो 30 साल बाद तो आपको हर साल एक बार या साल में 2 बार एटलीस्ट आपको अपना ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल करानी। इसके अलावा तो ब्लड टेस्ट बताया मैंने, कुछ बेसिक टेस्ट भी कराने, जैसे ECG करा सकते हो बेसलाइन चेक करने के लिए, इको और TMT करा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, चलते चलते, भागते दौड़ते, डांस करते हुए, जिम करते हुए। तो आपको अपना इको और TMT जो कार्डियक प्रोफाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियक स्पेसिफिक वो CRP होता है, वो टेस्ट कराना चाहिए आपको। इसके अतिरिक्त अल्ट्रासाउंड एक बहुत बेसिक टेस्ट है जिसमें कोई रेडिएशन नहीं है, इससे आपको बहुत सारी स्क्रीनिंग हो जाती है बॉडी की, लंग्स लिवर की, किडनी की, बहुत सारे इंटरनल मतलब इंटेस्टाइन है, स्टमक है, कोई कैंसर तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं, कोई गांठ तो नहीं है, वो सब पता लग जाता है। तो बहुत बेसिक टेस्ट हैं जिनसे आप पता कर सकते हो कि आपको कोई इन्फेक्शन है, कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जिसके बारे में आपको इलाज करना है, उसके बारे में कुछ प्रिवेंशन पे फोकस करना है। राइट। सो हमने बात की एजिंग की, एडोलेसेंट गर्ल्स की, इवन प्रेग्नेंट वुमेन की। उससे पहले आ जाती हूँ मैं फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। हस्बैंड वाइफ बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो कितना ज़रूरी है फादर को भी अपना ध्यान रखना कि आयरन ठीक हो, स्मोकिंग बंद कर दें, मीन्स फॉर अ हेल्दी कंसेप्शन। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। तो फैमिली प्लानिंग से पहले एक्चुअली पेरेंट्स को दोनों को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि, और प्लानिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है मतलब अपनी फैमिली एक्सपेंड करने में। अगर अच्छी प्लानिंग होगी, अच्छा एग्जीक्यूशन होगा तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो अगर आपने सही से प्लान कर लिया और बच्चे की हेल्थ को ध्यान में रखते हो कि मेरा बच्चा हेल्दी हो, फिट हो, फ्यूचर में अच्छे से ग्रो करे, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कोई कंजेनिटल डिसऑर्डर ना हो। बिकॉज हम सब बोलते थे, जो मेडिकल में जब हम लोग थे तो बोलते थे कि जो शादियां हो रही हैं उन सबको फॉलिक एसिड और आयरन गिफ्ट में देना चाहिए, सो दैट कंजेनिटल डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं। फॉलिक एसिड वजह से स्पाइना बाइफिडा को उल्टा होता है, एनकेफेली होती है, मतलब ब्रेन बाहर आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड बाहर आ जाती है। तो ऐसे ऐसे कंजेनिटल डिसऑर्डर्स हैं जिनको रोका जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर पहले प्लानिंग करनी चाहिए अच्छे से, अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना चाहिए, मदर का, पेरेंट्स का, दोनों का। कोई अगर आपके दोनों के पास कोई भी ऐसे हैबिट्स हैं जो आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक हैं, बच्चे जैसे स्मोकिंग है, एक्सेसिव अल्कोहल लेना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपका हीमोग्लोबिन कम है, विटामिन B12 कम है, विटामिन D3 कम है, आयरन कम है, बट तो इन सब स्टोर्स को आपको पहले रिप्लेसमेंट करना चाहिए, मतलब पूरा फुलफिल करना चाहिए, उसके बाद ही प्लान करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और कभी भी फैमिली प्लानिंग करते हैं तो एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलना चाहिए और साथ में एक पीडियाट्रिशियन से भी मिलना चाहिए। दोनों से मिलके फिर प्लान करें, फिर उसको एग्जीक्यूट करें। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी डॉक्टर गुप्ता, एक्सरसाइजिंग और हीमोग्लोबिन, इन दोनों में कोई कनेक्शन है क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा कनेक्शन है मैम। कैसे बताइए? सोचते हैं, दोनों सोचते हैं। फिट रहना चाहिए, 8000 या 10,000 स्टेप्स डेली करने चाहिए। जब भी आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। अब ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी आपके टिश्यूज को, मसल्स को कैसे पहुंचेगी? हीमोग्लोबिन से। और अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो क्या होगा? तो बेहोश हो जाएंगे, कार्डियक फेलियर होने की संभावना रहती है, जल्दी हाँफ जाएंगे, सांस फूल जाएगी, आप फिर एक्सरसाइज कर ही नहीं पाए। तो मैम ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि अगर आप एनीमिक हैं तो आप फिट भी नहीं रह सकते। मतलब अगर आप करना चाहें, एक्सरसाइज करना चाहें, वॉक करना चाहें, ब्रिस्क वॉक करना चाहें, रनिंग करना चाहें, स्विमिंग करना चाहें, ट्रेडमिल में दौड़ना चाहें, वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आप जल्दी आपकी सांस फूल जाएगी। इवन लॉन्ग टर्म एनीमिक केसेस में हार्ट फेलियर की संभावना रहती है। और एक बार और बता रहा हूँ, अगर किसी को एनीमिया है, उसको इन्फेक्शन, निमोनिया हो गया तो हार्ट फेलियर की संभावना बढ़ जाती है। कोई स्ट्रेस हो गया तो भी हार्ट फेलियर की संभावना बढ़ सकती है। तो एनीमिया, कोई भी अगर आपको फिटनेस के लिए कोई जिम करना है, एक्सरसाइज करनी है, या कोई ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, कोई स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करनी है, तो आपको पहले देखना है कि आपकी बॉडी कितनी फिट है, कितने तैयार है उस सब करने के लिए। मतलब आपका जो आयरन स्टोर्स पूरे हैं, हीमोग्लोबिन ठीक है, विटामिन D3 ठीक है, विटामिन B12 ठीक है, बाकी सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, शुगर ठीक चल रहा है। अगर सारे पैरामीटर्स ठीक हों तभी आप एक्सरसाइज और स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज को करना चाहिए आपको। अब थोड़े लाइट नोट पे मैं बोलूँगी, अक्सर मैंने देखा है घरों में बच्चे बोलते हैं, अरे मम्मी तो बहुत चिल्लाती है, इरिटेट होती रहती हैं, हस्बैंड्स कंप्लेन करेंगे, मैं ऑफिस से घर आता ही नहीं हूँ और तुम बस शुरू हो जाती हो अपना लेके। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं है, ये काफ़ी हद तक आयरन कम होने की प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो
छोटे बच्चों में खासकर, जैसा मैम ने बताया कि अगर छोटे बच्चे में आयरन की कमी है, उसका हीमोग्लोबिन कम है, तो बच्चा इरिटेबल होगा, एपैथेटिक होगा, उसकी एनर्जी लो कम होगी, वो शॉर्ट टेम्पर्ड होगा। तो ये सारे सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं। इवन बड़ों एडल्ट्स में भी सिम्टम्स आ सकते हैं अगर हीमोग्लोबिन बहुत कम है। कई लोग जैसे ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है, तो लेवल क्या है ब्लड डोनेशन करने के लिए? एटलीस्ट 11 से ऊपर। मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, अब मान लीजिए आपको किसी को लोन देना है, मैं आपसे लोन मांगने आया हूँ आपसे, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे मान लीजिए 1 लाख रुपए चाहिए आपसे, और आपके पास 50 जा रही है, तो आप मुझे लोन दे पाओगे? नहीं। तो अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना देना है तो आपका हीमोग्लोबिन 12 होना ही चाहिए। क्या एग्जाम्पल दिया? अगर 12 नहीं है तो आप नहीं दे पाओगे मैम। तो दोस्ती भी तभी निभा सकते हो आप, किसी की जान भी तभी बचा सकते हो जब आप अपना खून अच्छा रखोगे, हीमोग्लोबिन अच्छा रखो। जैसे आपने फ्लाइट में कई बार जाते होगे, वो बोलते हैं कि जब ऑक्सीजन का दबाव कम होगा एरोप्लेन में तो सडनली वो मास्क खुल जाएंगे। तो किसी की दूसरे की मदद करने से पहले अपनी मदद करनी है आपको। तो पहले आप खुद का हीमोग्लोबिन बढ़ाइए, तभी आप दूसरे को डोनेट भी कर पाएंगे। गवर्नमेंट के इतने हेल्थ प्रोग्राम्स हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे क्योंकि लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है। गांव में जाएंगे तो कुछ लोगों को लगता है कि अरे हमारी पत्नी को आयरन कैल्शियम खाने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हम कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मतलब पिछले 50 साल से सरकार पूरा भरकस प्रयास कर रही है कि एनीमिया उन्मूलन किया जाए, मतलब जड़ से उखाड़ फेंका जाए एनीमिया को। बट कहीं ना कहीं अभी भी हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो सरकार जो है फॉलिक एसिड फ्री में दे रही है, आयरन टेबलेट फ्री में दे रही है, आपको जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स वहाँ मिल रही है, आंगनवाड़ी वर्कर्स के पास मिल रही हैं, बच्चों के लिए दवाइयाँ मिल रही हैं, टेबलेट्स भी हैं। इसके अलावा जो नर्सेस होती हैं वो घर घर जाके दवाइयाँ देती हैं। उसके बावजूद भी एनीमिया कंट्रोल इसलिए नहीं हो पा रहा है या जड़ से जा नहीं पा रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं जो एजुकेशन है, जो अवेयरनेस है, जो हमारी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, परिवार के अंदर, वो कहीं ना कहीं कम है। क्योंकि बिकॉज जिसके सिम्टम्स बहुत ऑब्वियस नहीं है, सडनली ऐसा नहीं है कि चक्कर खा के आप गिर जाओगे, बड़ा स्लो सिम्टम्स होते हैं और बहुत बार लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं। जैसे किसी का सांस हल्के में नहीं फूल रहा है थोड़ा बहुत काम करने में, बट जैसे वो तेज भागता दौड़ता है या सीढ़ियाँ चढ़ता है तो सांस फूलने लगता है, तो बट उसको वो इग्नोर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, जैसे हस्बैंड है, सासू माँ है, ठीक है, दादी है, नानी है, ठीक है, या माता पिता हैं, इन सबको एजुकेट और अवेयर करना चाहिए। खास करके आप जैसे लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, बुद्धिजीवी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो हॉलीवुड और बॉलीवुड के स्टार्स हैं, इन सबको एक मास कैंपेन चलाना चाहिए कि भैया एनीमिया जड़ से उखाड़ के फेंक दो अगर हमें देश को प्रोग्रेस करना है, देश की तरक्की करनी है। और जब तक ये मैसेज घर घर में नहीं जाएगा, हर बच्चे तक नहीं जाएगा, हर बड़े तक नहीं जाएगा कि एनीमिया क्या है, एनीमिया क्यों होता है, इसके सिम्टम्स और लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानें, क्या इसका प्रिवेंशन है, कैसे इसको रोक सकते हैं और कैसे इसको अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे इसका प्रॉम्प्टली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और कैसे प्रेग्नेंट महिलाओं में या छोटे बच्चों में सप्लीमेंट की आवश्यकता है, कैसे एडोलसेंट गर्ल को हम सप्लीमेंट देना चाहिए। जब तक ये सब जानकारी अच्छे से नहीं मिलेगी तब तक हम इसको उन्मूलन नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है हम इसी दिशा में कदम उठा रहे हैं। इसी दिशा में हमने पॉडकास्ट किया है कि हर व्यक्ति को एनीमिया के क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिवेंशन है, इसके बारे में हम जागरूक कर रहे हैं, सो दैट एक अगला स्टेप बढ़ाएं हम एनीमिया उन्मूलन की तरफ। ओके डॉक्टर गुप्ता, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी। जैसे मैंने अपनी कई फ्रेंड्स को देखा है, एग जो खाते हैं स्पेशली, उसमें लोग मानते हैं कि एग योक में बहुत फैट है, बॉईल करेंगे एग वाइट खा लेंगे, एग योक छोड़ देंगे। ये किस हद तक सही है ऐसा करना? नहीं, अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, एलडीएल लेवल हाई है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, अगर वो हाई है तो उसको फिर ये एग का यॉक नहीं खाना चाहिए, उसको प्रोटीन लेना चाहिए, वाइट ही लेना चाहिए फिर तो। और हम अगर बच्चों को जैसे पोमीग्रेनेट हो गया, स्पिनच हो गया, इसके अलावा और क्या आयरन टेस्टी ऑप्शंस हैं? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टी ऑप्शन। तो एक तो आयरन, मैंने बताया बच्चों को जो खाना बनाते हो, चाहे खिचड़ी बनाते हो, दलिया बनाते हो, उनका हलवा बना रहे हो, सूजी का हलवा जो नॉर्मल बच्चे कंज्यूम करते हैं, सब चीज़ें, इसको कढ़ाई जो आपकी लोहे की होनी चाहिए, उससे भी आयरन आ जाता है। गुड़ बहुत, चीनी को बंद कर दें, गुड़ ले लें, गुड़ के अंदर जैगरी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आयरन कंटेंट काफ़ी होता है, वो लेना चाहिए। और जो खिचड़ी, दलिया, दाल चावल जो बना रहे हैं उसके अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को मिक्स कर दें, तो उससे भी आयरन कंटेंट बढ़ जाता है, बच्चों को फाइबर कंटेंट बढ़ता है, आयरन कंटेंट बढ़ जाता है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि डेफिनेटली जो आप फल हैं जिनमें आयरन ज़्यादा होता है, जैसे पोमेग्रेनेट, अनार बताया आपने, उनका यूज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जो भी
मिठाई बनती है घर में उसमें जैगरी का ही उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका क्या नाम है, गुड़ का ही उपयोग करेंगे तो भी आयरन कंटेंट बढ़ जाएगा। ओके, नट्स के बारे में आप क्या बोलेंगे? पिस्ता, काजू, बादाम। नट्स में बहुत सारे ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारा अच्छा ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा वाला है वो भी होता है, बैड दोनों होते हैं। तो एक सीमित मात्रा में देना हेल्दी रहता है। जैसे अगर बहुत एक्सेसिव दे रहे हो तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना रहती है। बट हाँ, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जितना 4-5 आप नट्स सुबह सुबह खाना चाहें, दोपहर को खाना चाहें वो खा सकते हैं। उसमें प्रोटीन भी होता है और फैटी एसिड्स भी अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। ओके, एंड मुझे बहुत पसंद है मखाना। आई एम श्योर काफ़ी लोग। मखाना में पोटेशियम बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है, वो आप खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। दर्शकों, मैं आप सबसे यही सवाल पूछना चाहूंगी, क्या आप अच्छी जिंदगी चाहते हैं? आई एम श्योर आप हाँ बोल रहे हैं, दो मैं आपको सुन नहीं सकती। बट सी आयरन का लेवल बॉडी में अच्छा होना फैमिली प्लानिंग स्टेज से तब तक ज़रूरी है जब तक आप इस दुनिया में आखिरी सांस लेते हैं। तो अच्छी ज़िंदगी क्यों ना जिए हम, बस लाइफस्टाइल ही तो थोड़े बहुत चेंज करने हैं। अब मैं फिर आपसे पूछना चाहूँगा, फिलिक्स के बारे में कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे कि क्या कैसे सर्विसेज है हमारी, क्या आपने 2 शब्द कहा है तो 2 शब्द मैं यही कहूँगी, फिलिक्स रॉक्स। एंड प्लीज़ all the best to you for Felix Thank you so much and May thank you you for rise so and much shine. support. Thank you ma'am, thank you so much.